नमस्कार मित्रों। दुनिया में अभी जंग का कोहराम मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब कुछ लोग तो भूल ही गए रूस और यूक्रेन के वॉर को। लेकिन तमाम तरीके से हंगामा मचा हुआ है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सोना चांदी के दाम गिर रहे हैं, शेयर मार्केट कभी क्रैश करता है, कभी कुछ संभलता है। और दुनिया भर में स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी बड़ी तैयारियां चल रही है, बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। कभी उस पर हवाई हमले की बात हो रही है, कभी उसे खोलने की बात हो रही है। उससे तेल संकट गहराएगा, कम होगा? भारत के लिए क्या जहाज की परमिशन मिल गई है ईरान की तरफ से या नहीं मिली है? किसी दूसरे रास्ते से लाया जा रहा है? और भारत की भूमिका क्या है? बहुत सारे लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के साथ रिश्तों को रिवाइव करने में या रेस्पॉन्ड करने में भारत ने देर कर दी। कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के जो दाम है, कीमतें हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, लेकिन भारत में अभी तक उस पर नियंत्रण बना हुआ है और कोई बड़ा संकट ऐसा नहीं हुआ है एलपीजी को लेकर भी, पीएनजी को लेकर भी। लेकिन क्या ये संकट बढ़ने वाला है? क्या हमारी डिप्लोमेसी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है? क्या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं? प्रधानमंत्री जैसे राहुल गांधी जी कहते रहते, इस सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि इशू बड़ा गंभीर है और भारत के पर्सपेक्टिव में इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर और अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति पर आशुतोष जी का बहुत अध्ययन है, उन्होंने बड़ा उस पर काम किया है। वैसे भी आशुतोष जी की देश की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बड़ी नजर रहती है, कड़ी नजर रहती है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं आशुतोष जी को, उनकी पत्रकारिता, उनकी राजनीति, उनकी समझ बहुत सारे लोगों को परेशान भी करती है। तो इस सब पर चर्चा करेंगे। सत्येंद्र में भी आप उनको देखते रहते हैं, हमारे परम मित्र हैं, अभिनेता के तौर पर भी, पत्रकार के तौर पर। इच्छा होती है, कृपा होती है तो दर्शन दे देते। ठीक है। दर्शन हुए भय प्रकट कपाला, हम ऐसे गाते थे बचपन में। तो जब आपके दर्शन होते हैं तो सुखकारी होते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। दुनिया में सुख का जो है ना अभी कमी दिख रही है, अभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, हमारे हिंदू परंपरा में सतचित आनंद, सच्चितानंद, मतलब ये किसी और परंपरा में शायद ये आनंद की अनुभूति वैसी नहीं जैसी हमारे यहाँ है। और हमारे आनंद की अनुभूति को क्या कहते, जब आप ब्रह्म से आपका एकाकार हो जाता है तो वो परम सुख की स्थिति होती है। वाह। तो हम हिंदुस्तानी तो हमेशा परम सुख की स्थिति में रहते हैं क्योंकि हमेशा ब्रह्म से एकाकार ही रहते हैं, अंतर्लीन रहते हैं उसमें। देखिए, इस वक्त की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये सबसे बड़ी क्राइसिस इसको माना जा सकता है। और कहने के तो तीन देशों के बीच में जंग है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इससे प्रभावित शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जिससे प्रभावित ना होगा। और बल्कि अच्छी तरीके से नहीं, बल्कि बुरी तरीके से प्रभावित है। और उसका एकमात्र कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से एनर्जी यानी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसको लेके जो संकट है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। अमेरिका जिसने जंग शुरू की है, दरअसल अमेरिका के अंदर भी आज की तारीख में पिछले 3 हफ्ते में गैसोलीन यानी गैस के दाम में 27% का उछाल आया हुआ है, 27% का, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। भारत में अभी तक जो पेट्रोल और डीजल के दाम, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। लेकिन आप देखिए कि एलपीजी की जो क्राइसिस है, सरकार हालांकि बहुत ब्रेव फेस बताने की कोशिश कर रही है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो रोज आके आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है। और क्राइसिस 2 स्तर की क्राइसिस है। एक तो आपको 60 रुपए दाम बढ़ाने पड़ गए, जो अपने आप में एडमिशन है कि आप क्राइसिस है। दूसरी बात, आपने जो कारपोरेट सेक्टर्स के लिए या जो कमर्शियल एलपीजी है उस पर काफी राशनिंग कर दी है, तो वो भी एक तरीके का एडमिशन है कि आपके यहाँ क्राइसिस है। तभी तो आपने कदम उठाए, प्रिकॉशनरी बेसिस पे उठाया, चाहे जैसे उठाया आपने उठाए कम से कम। क्योंकि जैसे ही आप कमर्शियल एलपीजी पे अगर आप रोक लगाते हैं या उसकी राशनिंग करते हैं, तो उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है। जो जितनी होटल इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या जो सड़क के किनारे जो रेहड़ी पटरी पे लगाने वाले लोग होते हैं, उनको नुकसान होता है और उससे पूरी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन जो असली संकट है, वो संकट ये कि मुझे लगता है कि हम जो बार बार एक नारा देते हैं, उस नारे से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। आपदा में अवसर,
ये जो आपदा में अवसर को एक बड़े जिसे कहते हैं प्रोफेटिक नारे के तौर पे जो कन्वर्ट किया गया, ऐसा लगा जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई बहुत जबरदस्त बात कर रहे हो। दरअसल आपदा में अवसर एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रेटजी है कि इसका मतलब जब क्राइसिस होगी तब हम अवसर खोज लेंगे उसमें। जो समझदार सभ्यताएं होती, समझदार नेता, समझदार देश होते हैं, समझदार सरकारें होती हैं, वो आपदा के पहले से कोशिश करती हैं, तैयारी करती हैं। हम क्यों फंस गए इसमें? हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमने 2014 और उसके पहले से कभी ये कंसीव ही नहीं किया कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब पेट्रोल, डीजल और गैस को लेके इस देश पर एक बड़ा संकट आ सकता है। क्योंकि हम आज की तारीख में जब आपसे बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल 88.3% हम इंपोर्ट करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए, सिर्फ इमेजिन करिए इस बारे में, 88.3%। यानी कोई भी देश जो भारत के बाहर मरोड़ना चाहता है, वो इस इंपोर्ट पर अगर खाली 15%, 20% का भी अगर वो रोक लगा दे या रोक लगाने में कामयाब हो जाए तो भारत की तो हालत खराब हो जाएगी। गैस को लेकर हम आज की तारीख में 60% इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, सब आप 60%। क्या इसको लेके कोई तैयारी की गई? मुझे लगता है कोई तैयारी नहीं की गई, इसलिए हम आज फंसे हुए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल आबाद गति से एलपीजी चल रहा है, उनको शायद जमीन का अंदाजा नहीं है। मैं पिछले दिनों, अभी मैं टेम्पो से या फिर ऑटो से मैं चलता हूं, और जब मैं उन लोगों से बात करता हूं तो एक ने तो बड़ी हैरानी वाली बात होती है। उसने कहा कि जो सीएनजी 200-250 रुपए किलो मिलती थी, आज की तारीख में 450-500 रुपए मिलती है, और वो भी आपको ब्लैक में लेनी पड़ती। दूसरा, उसने कहा कि दिक्कत ये हो गई कि बड़े पैमाने पर लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ये बैठ गया है कि हमारे पास एलपीजी तो अब मिलने वाली नहीं, तो घर का खाना चलेगा कैसे, और यहाँ पे महंगाई बढ़ने वाली, लिहाजा हमको अपने देश जा रहे हैं। अब अगर हम इसको अगर हम जोड़कर नहीं देखते और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते तो दिक्कत पैदा होगी। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब 1991 के अंदर जब खाड़ी का प्रथम युद्ध हुआ था, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर पिता थे, उनके पिता थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उस वक्त भारत के पास एनर्जी का संकट शुरू हो गया था। और 1998 में आपको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा ये कहा कि भाई हमको एलपीजी का अलग से भंडारण करना पड़ेगा। और 3 जगह चूज किए गए थे, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पडुरई। ये पडुरई कर्नाटक के अंदर है, कि हमें अंडरग्राउंड कैवर्न बनाने पड़ेंगे, तब तो हम किसी आपात स्थिति से निपटने में हम कामयाब होंगे। लेकिन और उसके बाद फिर 2018 में जब अरुण जेटली जी, बल्कि उनके पहले की बात है, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने 2 और बनाने की बात की थी। हकीकत है आज की तारीख में सिर्फ 2 हैं जो काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम वाला काम कर रहा है और मैंगलोर वाला काफी हद तक काम कर रहा, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे पास 22 दिनों का एलपीजी का स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास। अब मान लीजिए अगर पांचों अगर समय रहते काम किया होता, उसको अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन पे लेके चले होते तो आज हमारे साथ दिक्कत नहीं होती। चाइना में दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको अपने स्टोरेज फैसिलिटी है। तेल का भंडारण हमारे पास है, आज की तारीख में करीब 75 दिन का हमारे पास है। तो इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन ये क्राइसिस एक कारण से और बढ़ गई है, वो ये कि हमने जो अपनी विदेश नीति के अंदर जो जबरदस्त बदलाव किया है, अब हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए। ईरान जो हमारा दोस्त था उसको हमने छोड़ दिया है, बिना इस बात का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए हुए कि अगर हम ईरान के साथ जाएंगे तो 2 नुकसान हो सकता है। एक, ईरान से जो हमको ऑयल मिलने वाला है वो तो हमने पूरी तरीके से अमेरिका के कहने पर रोक दिया है। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है उसमें प्रॉब्लम हो गई है। अब पिछले दिनों 2 शिप आए तो हमारे लोगों ने कहा देखिए मोदी जी की विदेश नीति कितनी शानदार है, और हमने तो रास्ता निकाल लिया। उसकी कीमत ये थी कि आप ब्रिक्स पे जो इंडिया जो इस वक्त उसका चेयरमैन है, वो ईरान युद्ध के मसले के ऊपर ईरान के साथ खड़ा हो, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, उसमें ब्राजील भी है और उसमें हम भी है। अब आप वो कहने की स्थिति में है नहीं आज की तारीख में। तो आपकी जो 22 अलग से शिप्स है वहां पे खड़ी हुई हैं, नहीं आ पा रही, और उसका नुकसान हमें होने वाला है। तो मेरा जो कहना है कि ये जो बार बार कहा था आपदा में ये अवसर जो है, ये उन लोगों का फॉर्मूला या नारा है जो दरअसल समय रहते दूरदृष्टि लगा के अपना काम नहीं करते। जब कोई क्राइसिस आती है तब जो है वो उठते हैं और उसमें अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। ये उसका खमियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा।
कुछ लोग कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि लोग अब गांव जाने लग गए हैं और छोड़ के जा रहे हैं कि काम धंधा नहीं है, ये तो ज्यादातर लोग, सरकार के लोग भी मानते हैं कि एग्जेजरेशन है। थोड़ा सा क्राइसिस होगा, लेकिन ऐसा क्राइसिस नहीं हो गया कि 2 दिन में लोगों को गांव के लिए जाना पड़े छोड़ के। दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहा है ना कि ईरान हमारा दोस्त है। ईरान और इजराइल में इजराइल ने हमेशा ही भारत का साथ दिया जब से हमारे रिश्ते हैं। तीसरी बात इससे जुड़ी हुई, जो आपने क्राइसिस की बात कही, तो वाजपेयी सरकार का जिक्र किया आपने, मोदी सरकार का जिक्र किया, उसके बीच में तो 10 साल मनमोहन सिंह सरकार भी रही। उस सरकार ने इस पर कोई काम किया था जिसकी वजह से ये क्राइसिस नहीं बढ़ सकता था? या हमारी सरकारें, सभी सरकारें, वाजपेयी टू मोदी सरकार, इसी तरह से काम करती है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये तर्क अपने आप में सही नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम काम नहीं करें, जस्टिफाइड है। नहीं, काम किया कि नहीं किया, मैं ये तर्क की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं जो तर्क देना चाह रहा हूं, मैं पहली बात की, ये जो तर्क है कि मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया इसलिए हम काम नहीं किया, जस्टिफाइड, ये मैं इस तर्क के बिल्कुल खिलाफ हूं। आपको 12 साल का अवसर मिला था, आप चाहते, और आपका नारा ये था शुरू से, मनमोहन सिंह का तो नारा ये नहीं था वोकल फॉर लोकल, सरकार या में है आत्मनिर्भर भारत। हाँ, और आपके पीछे तो अकाउंटेबल है ना। हाँ, और आपके पीछे तो स्वदेशी जागरण मंच भी नहीं था जो तो स्वदेशी की बात करता हो। तो मनमोहन सिंह के सरकार की फिलॉसफी अलग थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए। उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आपका तो नारा ही था वोकल फॉर लोकल, आपका तो नारा था आत्मनिर्भर भारत, आपका तो नारा था स्वदेशी। आपने क्यों नहीं अपनी फैसिलिटीज को इंप्रूव किया? तो मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया, इस वजह से मोदी सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। पहली बात बिल्कुल स्पष्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुत गंभीरता से कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज भी हमारे पास जो है विशाखापट्टनम में 60,000 मिलियन मीट्रिक टन का स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास है। लेकिन अगर मान लीजिए पदुरई भी डेवलप किया गया होता, चांदी खोली भी डेवलप किया होता, बीकानेर भी डेवलप किया गया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम बजाय 22 दिन के, हम 40 दिन या 50 दिन की हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती। तो ये तर्क अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि आपका नारा था आत्मनिर्भर भारत, आपका नारा था वोकल फॉर लोकल, और रोज नारेबाजी आप करते। तो ये बात 2014 से, इसलिए आप रंगे हाथों पकड़े गए, ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। जहां तक सरकार की बात है कि सरकार तो हर चीज को डिफेंड कर रही, मनमोहन सिंह की सरकार भी 2G को डिफेंड कर रही थी, CWG को डिफेंड कर रही थी, कोल घोटाले को डिफेंड करती थी। सरकारों का अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश तो सरकार करेगी। अब क्या है कि कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जिनको मैं पेड एक्सपर्ट्स कहता हूं, जो टीवी चैनल पर आके जबरदस्त तरीके से चिल्लाएंगे, जबरदस्त तरीके से गाली गलौज करेंगे, और ऐसा लगेगा देखिए ये तो सेना के बड़े अफसर रहे हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसर रहे हैं, ये चाइना के एक्सपर्ट है, फलाने के एक्सपर्ट, ढिमकाने एक्सपर्ट है। लेकिन वो सब मोटिवेटेड तरीके से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। हकीकत क्या है आपको मालूम? बड़े पैमाने पर कालाबाजारी, अखबारों में पूरी तरीके से रिपोर्टिंग हो रही, अखबार तो बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं कालाबाजारी हो रही है। और अगर सरकार कालाबाजारी नहीं रोक पा रही तो पैनिक होगा। भाई सरकार कह रही पैनिक है, मैं कह रहा हूं पैनिक है तो ये भी तो रोकने का काम आपका ही है ना। ये कोई राहुल गांधी तो रोकने नहीं आएंगे। भाई सरकार आपकी है, पैनिक है तो आप पैनिक रोकिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्र के नाम संबोधन करिए और 2-4 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी, अपने आप सारी कार्रवाई रुक जाएंगी। तो आपने किसी ब्लैक मार्केटियर को गिरफ्तार होते हुए देखा? आप छोटे मोटे डीलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शार्क उनको तो नहीं पकड़ते ना, बिना उनकी सहमति के संभव नहीं है। मार्केट के अंदर आज की तारीख में 4,000 रुपए 5,000 रुपए का LPG का सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। जिनके पास पैसा वो जाके ले रहे हैं और जाके वो आराम से जिंदगी काट रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों की मानसिकता में ये हो गया कि जब तक संकट नहीं होगा तब तक हम आराम से बैठे रहते हैं, हम वेट करते रहे संकट आए। हाँ, संकट के समय में बढ़िया काम करते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। और मैं ये बात जो लोग बार बार बड़ी के समय में काम तो कर रहे हैं, हाँ, संकट के समय बहुत तेजी के साथ काम करते, क्योंकि वो आपके एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है ना। अब देखिए बहुत बड़े पैमाने पर कहा जाता है, देखिए हम कोविड में सरकार ने कितना अच्छा काम किया, सब लोग कहते हैं, सारे जो सरकार जुड़े हुए लोग कहते कोविड ने कितना शानदार काम किया। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो सेकेंड वेव, आपको पहली बात जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि राहुल गांधी की बड़ी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले कह दिया था भाई बड़ा संकट आने वाला है, इससे निपटने की तैयारी करिए। क्या हो रहा था उस वक्त? पहले वेव के समय में मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार गिराई जा रही थी। जब तक कमलनाथ की सरकार गिरी नहीं तब तक कोविड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, जब सेकेंड वेव आई तब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे, हजारों की भीड़ घूम रही थी, कहीं किसी तरीके की कोई पाबंदी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की गई।
उसका नतीजा क्या हुआ? भारत सरकार ने खुद माना कि 4.5 से 5 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार का मानना है। जो WHO का मानना है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनका कहना है कम से कम 40 से 50 लाख लोग मारे गए। और वो जो मंजर है, ईश्वर न करे फिर कभी उस तरीके के मंजर हमें आपको देखना पड़ जाए। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि उन दिनों एक सुप्रीम कोर्ट ने, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो अखबारों जो फाइल्स में जो नोटिंग है वो भी आप हमारे सामने रखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्मेल द कॉफी, यानी सुप्रीम कोर्ट मामले की अर्जेंसी के बारे में सोच रहा था और हमारी सरकार को उतनी अर्जेंसी का ध्यान नहीं था। उस वक्त जो कोविड की जो टास्क फोर्स कमेटी थी उसने पहले से आपको सजग कर दिया था, लेकिन कदम नहीं उठाया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम बाद में क्रेडिट लेने में बहुत आगे हैं। हम सबका स्वभाव वही कि जब संकट निकल जाता है उसके बाद हम जीत गए कहते हैं। ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये स्थिति जब आपको मालूम था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में ईरान से हम की जगह इजराइल के साथ जाएंगे, तो हमको उसका जो खमियाजा है उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। और जो लोग ये कहते हैं ये लड़ाई तो आकस्मिक शुरू हो गई, जनवरी का अखबार उठा के देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जितने अखबार है, सब में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि देर सवेर ये युद्ध तो होना ही होना है। सब कह रहे थे अमेरिका का बेड़ा घूम रहा था, उसकी सैनिक तैयारियां लगातार चल रही थी। और चलिए मान लिया अखबार को भी छोड़ दीजिए, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो भारत की एजेंसी है, क्या उन्होंने भी आपको अलर्ट नहीं किया? तो सरकार ये कहे कि नहीं अचानक मुझे पता चलेगा, इसका मतलब कि ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जाए? इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार को बेल आउट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार, और अगर कोई क्राइसिस होगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई हमने तो विदेश नीति में थोड़ा सा आगे बढ़कर काम किया, नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर आ गए, और इसलिए आज हम दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से तेल खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे पास कोई तेल का संकट नहीं है। वो अमेरिका से लेकर रूस तक, दुनिया के 2 छोर एक तरह से कह लें, वहां पर हम लोग तेल खरीद रहे हैं। और ये भी बताया गया कि ईरान ने भी हमको तो तेल लाने की, शिप्स लाने की इजाजत दे दी। तो क्या नहीं, कहा ईरान ने ये क्या परेशानी है आपको? देखिए, विदेश नीति में परेशानी क्या होती है? विदेश नीति में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपने अपने सारे अंडे अमेरिका के बास्केट में डाल दिए। हमारी ये नीति कभी नहीं रही कि हमारे सारे अंडे एक ही बास्केट में हो। आपने सारे अंडे वहां डाल दिए। आज आपकी तारीफ अगर आप अपने पड़ोस में देखें तो आपका कोई दोस्त एक तरीके से नहीं है। बांग्लादेश के साथ देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है वो भी आपसे नाराज बैठा हुआ है, भूटान, नेपाल, सबकी वही स्थिति। चाइना से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है। रूस भी इस बात को लेकिन काफी हद तक नाराज है कि आपने उससे तेल खत्म कर दिया। आप जाके उस अमेरिका के गोद में जाके बैठ गए जिस अमेरिका ने भारत को लगातार राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने लगातार ह्यूमिलिएट करने का काम किया, लगातार ह्यूमिलिएट करने का काम किया, और हम उस ह्यूमिलिएशन को झेल रहे हैं। नहीं तो ये कंट्रास्ट नहीं लगता, पैराडॉक्स नहीं है? एक तरफ आप कहें कि हम अमेरिका की गोद में बैठे हैं, दूसरी तरफ कहें कि अमेरिका आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है। अगर हम उनकी गोद में बैठे हैं तो फिर वो क्यों ह्यूमिलिएट करेगा हमें? या तो हम उसके दोस्त होंगे या हम दुश्मन होंगे। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमेरिका से हिंदुस्तान भेजा जाता है, दूसरे देशों के साथ ये संकट नहीं था। कोलंबिया जैसे देश ने इसका विरोध किया था, नेपाल जैसे देश ने विरोध किया था, हमने उसका विरोध नहीं किया। हमारी आवाज चुप रही। क्यों? बल्कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा। उसके बाद वो लगातार कह रहा हमने भारत पाकिस्तान के बीच में समझौते करा दिए हर जगह। वो ये कह रहा कि हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर चौपट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्पेन जैसा देश, वहां के प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते? आप कहते बड़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी में, काहे की स्मार्ट डिप्लोमेसी? राष्ट्रीय स्वाभिमान से बढ़कर अगर कोई चीज है तो मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो क्या एक राष्ट्र भारतीय होने के नाते हमारा और आपका अपमान नहीं होता? हमारी आपकी ईगो हर्ट नहीं होती? हम ये नहीं कह रहे कि आप मतलब ट्रंप के ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। ऑस्ट्रेलिया ने जब ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए सारे नेटो कंट्री, दुनिया के देश हमारी मदद करें, तब स्पेन ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला, साउथ कोरिया ने बोला, इंग्लैंड ने बोला, फ्रांस ने बोला। हमारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं तो इतनी सी बात जानना चाहता हूं। अगर नहीं निकलती है तो आप कैसे कहते हैं क्या कि हम जो है वो उनकी गोद में नहीं बैठे हुए? किस बात का डर है? जहां तक
इसमें जो असली प्रॉब्लम जो आ रही है, मुझे लगता है कि हमने अपनी विदेश नीति के स्तर पे, जो हो सकता है कि ये इस सरकार का अपना प्रोरोगेटिव है और हर सरकार का अपना प्रोरोगेटिव होता है, कि हमने जो एक तरीके से जिस बात के लिए भारत जाना जाता था, मॉरल एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप को लेके, हमने वो स्पेस वकेट कर दिया है। अब हमारी विदेश नीति विशुद्ध तौर पर हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही। हम इजराइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ या इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहा। हम अमेरिका के साथ इसलिए हो गए क्योंकि हमको लगता है कि अगर अमेरिका के साथ रहेंगे तो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से लड़ने में हमको मदद मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं, ये जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी का जो हवा फैंटम क्रिएट किया गया है, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं इसको पूरी तरीके से नहीं निगेट करता, लेकिन फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और इस फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से ही हमारी हालत खराब हो रही है। हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से पाकिस्तान सेंट्रिक हो जाती है, हमारी पाकिस्तान नीति पूरी तरीके से कश्मीर सेंट्रिक हो जाती है। अगर हमको विश्वगुरु बनना है तो हमको अमेरिका से कंपीट करना होगा, हमको चाइना से कंपीट करना होगा। हम पाकिस्तान से अगर कंपीट कर रहे हैं और ये परसेप्शन बन रहा है कि इजराइल हमको डिक्टेट कर रहा है, तो प्रॉब्लम आती है। फिर उसमें 90 लाख की आबादी है इजराइल के अंदर। हमारा इजराइल किस हिसाब से डिक्टेट कर रहा है आपको? आप देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। हम क्यों उसके पास जाके खड़े हो गए? हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े? मैं कहता हूं ईरान के साथ मत खड़े हो, मारिए गोली इस बात को, ईरान के साथ मत खड़े हो जाइए, लेकिन आप इक्वी डिस्टेंस तो मेंटेन कर सकते हैं। हमारी दुनिया में ताकत क्यों थी? चाहे थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वजह से रही हो या गुटनिरपेक्षता की वजह से रही हो, क्यों थी? क्योंकि हम मॉरल और स्पिरिचुअल स्टैंड लेने के लिए जाने जाते थे, और यही इजराइल आपका ताकत बन के खड़ा हुआ है, आप मोरल लड़ाई में लड़ रहे हैं पूरी दुनिया। तो इजराइल आपकी, माफ करिएगा, इजराइल आपकी ताकत नहीं, इजराइल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो तमाम मुस्लिम देशों थे उनसे अपने रिश्ते बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आप ईरान के साथ भी अपने रिश्ते बना के रखे, इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते बना के रखे। आपको क्या जरूरत है? आप अगर मान लीजिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, ईरान के दूसरे नंबर सबसे बड़े नेता का कत्ल हुआ, क्या आप उस पर शोक संवेदना भी नहीं समय रहते व्यक्त करना चाहिए था? ये तो मानवीय वो है, आपने नहीं व्यक्त किया। तो क्या आपको लगता है कि ईरान भूल जाएगा? कल ईरान आपके साथ किसी उसमें आके खड़ा होगा? जो मानवीय संवेदना है उसमें, इसमें तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना भाई। इस युद्ध में अगर आप ध्यान से देखिए तो ईरान ने तो हमला नहीं किया। ईरान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम है ईरान की हत्या को लेकर तो बहुत सारे इस्लामिक देशों ने भी चुप्पी रखी। तो ये तो सबके अपने अपने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं। उससे हमको फायदा क्या है भाई? यूएई नहीं रखा, सऊदी अरेबिया नहीं रखा, वो तो अमेरिका के पिट्ठू है, हम तो पिट्ठू नहीं है ना। हम 140 करोड़ की आबादी हमारी, और दुनिया के दूसरे देशों ने नहीं रखा, इसलिए हम भी नहीं रखेंगे। तो फिर हम क्यों अपने आप को एक महान सभ्यता कहते हैं? महान सभ्यताएं इसलिए होती हैं क्योंकि उनको मॉरल और स्पिरिचुअल स्टैंड वो रखते हैं। हम ईरान के बारे में एक बात और कही जाती है कि जो आप मतलब जो लोग विद्वान लोग हैं वो ये बात करते हैं पर्शियन कल्चर के साथ हमारा एक रिश्ता रहा है 5000 साल पुरानी सभ्यता का। लेकिन जो अभी मौजूदा शासन है 1976 के बाद का खामनेई शासन जिसे कहते हैं, वो पर्शियन कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है। उसको आप क्यों कंफ्यूज करते हैं देश को? नहीं, कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है। आप ईरान के साथ खड़े होइए ना। हम कहां कह रहे हैं कि आप ईरान की लीडरशिप के साथ खड़े होइए। हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो अब कल कोई ये कहेगा कि भाई भारत में तो हिंदुत्ववादियों का शासन है, तो हम भारत के साथ नहीं खड़े होंगे। ये कोई तर्क है क्या? हिंदुत्ववादी भारत तो नहीं है, उनको 36% वोट मिला, बाकी 64% लोग तो भारत दूसरे लोग हैं ना। तो ईरान के अंदर एक अंतर संघर्ष लगातार चल रहा है, जो इस्लामिस्ट रिजीम के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। वहां लोग शहादत दे रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं वो लोग। सवाल इसका नहीं है कि ईरान, सवाल इसका नहीं है कि आप दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दें। अब तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो हम क्या करते हैं? हम तालिबान के साथ तो नहीं है नीतियों से, लेकिन तो बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जाते तो हम क्यों बोलते हैं? नहीं, लेकिन बांग्लादेश सरकार के साथ तो हम दूसरा रिश्ता रखते हैं ना। नहीं, तो ये दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते ना। जब पाकिस्तान के अंदर हिंदू मारे जाते तो हम क्यों बोलते हैं? जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जाते तो हमारा खून क्यों खोलता है?
तब हम क्यों बांग्लादेशी खिलाड़ी को वापस भेज देते हैं? क्यों? तो जो नियम आप बांग्लादेश पे लागू करना चाहते हैं वही तो बाकी के देश आपके देश पे लागू करना चाहते हैं। जब अमेरिका की तरफ से जब अमेरिकन एजेंसीज ये कहती हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लगातार चिंताएं उभर रही हैं, ऐसे में आरएसएस को प्रतिबंध लगना चाहिए, तो हम क्यों परेशान होते हैं? हम भी तो यही कहते हैं ना कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और जो माइनॉरिटीज का अत्याचार हो रहा है, दोनों जगह तो एक ही बात की जा रही है। तो अगर हम बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने पर चिंतित हैं, तो दूसरे देश भी आपके यहां माइनॉरिटीज पर जब अत्याचार होगा तो उसको लेकर वो चिंतित होंगे, अपनी बात कहेंगे। तो एक ही नियम लागू होगा दुनिया के अंदर, दूसरा नियम नहीं लागू होगा। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेके है, आप देखिए, रिजीम्स आएंगी, रिजीम्स चली जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी। आपका 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 स्टैंड ईरान के साथ होना चाहिए, आपका स्टैंड खामनेई के साथ हुई जरूरी नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि जो 1945 के बाद एक सहमति पूरी दुनिया के अंदर बनी, वो क्या थी? सहमति इस बात को लेकर बनी कि भाई, हमने ये देखा है कि जब जंगल राज हो जाता है, जब माइट इज राइट हो जाता है, जब रूल बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, तो कोई भी देश, जो पावरफुल देश है, वो कमजोर देश के ऊपर हमला करता है, उसके बाद उसको अपने कब्जे में कर लेता है, और उसकी वजह से दुनिया में बड़े पैमाने पर रक्तपात मचता है, खून खराबा होता है, सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। हमको उस रक्तपात को रोकना चाहिए। 1945 के बाद जो सहमति बनी कि हमें रूल बेस्ड ऑर्डर रखना चाहिए, जहां सॉवरेंटी का सम्मान करना चाहिए, जहां कानून के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। अब वो सभ्यता, उसको पहले रूस ने उसको तोड़ा, पहले आप देखिए इराक ने तोड़ा, इराक कुवैत के अंदर घुस गया, तो पूरी दुनिया ने कहा नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरी दुनिया ने इराक पे हमला किया। उसके बाद लोगों में सहमति हो, नहीं ठीक है, बात बिल्कुल सही, आप किसी दूसरे, कितना भी छोटा देश हो, आप उस पर, उसकी सॉवरेंटी पर हमला नहीं कर सकते। अब रूस लगातार यूक्रेन को परेशान कर रहा था, यूक्रेन पर हमला कर दिया उसने। भाई, यूक्रेन ने तो रूस पे हमला नहीं किया, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। उसके बाद अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं। जब ये वर्ल्ड ऑर्डर टूट गया है, कोलैप्स कर जाएगा, तो कल चीन भारत के ऊपर हमला कर देगा, या चीन कहेगा नहीं, हम हिंदुस्तान के हेड ऑफ द स्टेट को उठा लेंगे यहां से और उनको अपनी जेल में रखेंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या वो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि जंगल राज बन रहा है, तो ये तो जो बात आप कर रहे हैं वो तो बेस्ट सिनेरियो में हो सकता है, बेस्ट केस जो सिनेरियो होगा उसमें होगा ना। अभी तो वो चल नहीं रहा, सब लोग अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, दुनिया भर के मुल्क अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। आपने रूस यूक्रेन की बात की, पूरे नेटो कंट्रीज और यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, वो अकेला ही लड़ रहा है। अमेरिका ने जब कह दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यूरोप नहीं आया साथ में, रूस और यूक्रेन में हम तो दोनों के साथ खड़े रहे। देखिए, ये बात सही नहीं है तथ्यात्मक तौर पर, मेरी बात, आई एम सॉरी टू से दिस, यूरोप आज की तारीख में भी काफी हद तक यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ, आज भी उसकी वजह से उसको गैस की क्राइसिस भी झेलनी पड़ रही, लेकिन वो खड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका एग्रेसर देश है, अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, और ईरान, देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ईरान के ऊपर हमला करने का अमेरिका और इजराइल के पास कोई कारण ही नहीं था। क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2014-15 के अंदर जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब यह कहा गया कि अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, और अमेरिका ईरान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तब ईरान ने आगे बढ़कर अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर संधि की, न्यूक्लियर डील साइन की। वो डील ईरान को भी एक्सेप्टेबल थी, वो डील अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता इसको, उन्होंने वो डील स्क्रैप कर दी, और स्क्रैप कर दी तो भाई उसके लिए आप ईरान थोड़ी जिम्मेदार है, आप, अमेरिका ने आपके साथ डील की, जो शर्तें आपने रखी वो शर्तें ईरान ने मानी, और वो डील हो गई। अब एक सनकी आदमी आ गया जिसने कहा कि मैं नहीं मानता। उसके बाद चलिए ट्रंप का जो दूसरा शासन आता है, 6 मार्च को यह अनाउंसमेंट होने वाला था कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन होने वाली है। ओमान के विदेश मंत्री ने बाकायदा इस बारे में एक तरीके से ऐलान भी कर दिया था। वो डील क्या थी कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो परमाणु बम के लिए है, उसको वो कह रहा कि हम उसको नहीं करेंगे। फिर उसने ये भी कहा कि हम जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है
उसके द्वारा अपने जो न्यूक्लियर संयंत्र है उसके इंस्पेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। फिर उसने कहा कि जो सिविलियन यूज के लिए जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम होता, उसके लिए जो रीजनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उसने तीनों शर्तें मान ली। और अमेरिका की जो अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका कहना है कि ईरान अगले 10 साल तक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। आप सोचिए, वो तो अब आप कह रहे जो अब आप उनके कह रहे कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने वाला था। अच्छा, फिर एक बात और, जब 11-12 जून के महीने में 12 दिन का युद्ध हुआ तो ट्रंप ने क्या कहा, हमने तो ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दिया पूरी तरीके से। आप खुद ही कह रहे हैं न्यूक्लियर ताकत उसकी खत्म हो गई। वो आपकी शर्तों पे आके आपसे समझौता करने चाह रहा था और डील लगभग हो चुकी थी, उसके बाद आप उस पर अटैक कर देते हैं। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या मेरा ये कहना है, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि किसी एक देश के ऊपर बहाने करके आप हमले कर दें और उसके बाद आप खुश हो जाए और हम उसके साथ जाके जुड़ जाए? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या कल अगर भारत के साथ ये होगा तो कौन भारत के साथ खड़ा होगा? मैं आपसे केवल ये समझना चाहता हूँ, ये ईरान अमेरिका में जो हुआ, सब लोग इस पर चर्चा कर ही चुके काफी। ईरान ने जो कहा पहले बंद हो गया, अमेरिका ने जो कहा कि खत्म कर दिया, वो सब बातें हो गई। मैं केवल हम अपने देश की चिंता करते हैं मोटे तौर पर, एक सारी दुनिया की चिंता भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे केवल आखिरी सवाल के जवाब में आप ये समझाइए कि भारत का इस सब में क्या नुकसान हुआ है जो भारत ने स्टैंड लिया। आपकी मॉरलिटी की बात को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन क्या कोई नुकसान, बड़ा नुकसान भारत का हुआ है? ये सबसे बड़ा नुकसान आपकी छवि को लेकर हुआ है। आप जो एक मॉरल लीडरशिप प्रोवाइड करते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जब हिंदुस्तान बहुत गरीब था, आजादी के बाद बहुत गरीब था, तब भी हमारी आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती थी। आपको याद होगा कि इजराइल जब बना तो महात्मा गांधी ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म के आधार पर जब कोई देश बनता है तो वो खतरनाक होता है। और लेकिन ये स्टैंड था उनका। इस स्टैंड के बाद हमने 1950 में, ठीक है भाई, अब इजराइल बन गया तो बन गया, हमने उसको रिकॉग्नाइज भी किया ना, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। उसके बाद 1900 दुनिया आगे बढ़ती है, हम भी आगे बढ़े। 1992 में हमने आके उनको वो दिया, क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन दे दी, मतलब उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ली। तो ऐसा नहीं था कि हमने इजराइल का बायकॉट कर दिया। जो व्यवहारिकता का तकाजा था, उस व्यवहारिकता के तकाजे में ये बात सही थी कि हमको इजराइल के साथ भी दोस्ती रखनी चाहिए। हमने दोस्ती रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। नरसिम्हा राव, राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। आप लंबे समय तक आप नहीं अनटचेबल किसी को बना के रख सकते। लेकिन सवाल यह कि ये किस कीमत पे? उसके साथ जो आपका दोस्त था और आज की तारीख में जो दरअसल विक्टिम है, आपने विक्टिम को छोड़ के आपने जो एग्रेसर है, जो हमलावर है, जो आक्रमणकारी, उनके साथ आप खड़े हो गए। तो आपकी मॉरल स्टैंडिंग दुनिया के नक्शे पर कमजोर हो जाती है। जब आपकी मॉरल स्टैंडिंग कमजोर होती है तब आपकी बार्गेनिंग पावर भी कमजोर होती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जब आपकी नैतिक क्षमता का क्षय होता है तब आपकी जो व्यवहारिक क्षमता है, धीरे धीरे उस पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं और अंत में आप उसी दिशा में बढ़ते हैं। और भारत कम से कम वो जो हजारों साल की सिविलाइजेशन है, जो एक स्पिरिचुअल सोसाइटी अपने आप को कहता है, जो दुनिया को मॉरल लीडरशिप देने की बात करता है, जो विश्वगुरु बनने की बात करता है, वो अगर ऐसे मौके के ऊपर अगर स्टैंड नहीं लेगा तो कहां लेगा? और देखिए, मैं आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री जी ने मिस की है। अगर आज आपके इजराइल से भी अच्छे रिश्ते थे, आपके ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, मिडिल ईस्ट के अंदर सारे देशों के साथ आपके अच्छे रिश्ते थे, आप चाहते तो इस देश इजराइल ईरान के बीच में एक अच्छी पेशकश कर सकते थे। आप अच्छे पीस नेगोशिएटर बन के उभर सकते थे, अच्छे मीडिएटर बन के उभर सकते थे और दुनिया आपको देखती। आज अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो ईरान आपकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि ईरान जब मुश्किल में था तब आप उसके साथ नहीं खड़े थे। यह बहुत बड़ा नुकसान है। जो ऑयल का नुकसान है वो तो एक अलग तरीके का प्रश्न है, मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन आज आपकी जो इमेज बनी है, वो इमेज आपकी जो मॉरल लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से खत्म करती है। ये बात बहुत ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मोरल लीडरशिप की बात करते, तो आप तो वैसे विद्वान लोगों में से अद्वैत परंपरा को भी आप जानते हैं, द्वैत परंपरा को भी जानते हैं। तो मोरल लीडरशिप का मतलब जब आप चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट्स और यू आर नॉट सपोर्टिंग द फैक्ट्स, कि भाई अब फैक्ट्स पर आप सरकार को नहीं चैलेंज कर सकते, तो अब आप कह रहे हैं नहीं मोरल लीडरशिप पर सवाल हो गया। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि
हो रहा, तेल का संकट नहीं हो रहा, गैस का संकट नहीं हो रहा, मोटे तौर पर तेल के दाम नहीं बढ़े, गैस के दाम नहीं बढ़े, सरकार देश जो है सब तरफ से मल्टी अलाइन पॉलिसी में सबके साथ चल रहा। नहीं, ये कहना कि तेल के दाम नहीं बढ़े मैं मानता हूं, लेकिन गैस के दाम नहीं बढ़े ये तो गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। सरकार ने खुद ही 60 रुपए बढ़ाए और जो कमर्शियल है उसके 115 रुपए कर दिया। सरकार खुद ही मानती है कि इसमें महंगाई हो रही है। दूसरा, आप मार्केट पर निकल के देख लीजिए ना, कालाबाजारी जबरदस्त तरीके से हो रही। आपको एलपीजी नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए, तो ये फैक्चुअली रॉन्ग है। सरकार एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि सब चंगासी, और सरकार चंगासी कहने बहुत बहुत माहिर है। वो तो कोविड के समय में भी जब लोग अपने परिचितों को, अपने नाते रिश्तेदारों को गंगा में भेज रहे, उनकी लाशों को गंगा में डाल रहे थे या रेत में गाड़ रहे थे, तब भी ये कहा जा रहा था हमारा सब चंगासी। तो छोड़ दिए, सरकार क्या कहते हैं हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते। दुनिया की पहली सरकार है जो प्रोपेगेंडा ही करके ही जिंदा है। अगर जमीन पे काम किया होता तो आज स्थिति नहीं पैदा होती। हम जो बात कहना चाहते हैं कि वो सभ्यताएं हजारों साल तक जिंदा रहती हैं जिनके अंदर नैतिक बल होता है, नैतिक ताकत होती है। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूं, मेरा सीना चौड़ा होके 56 नहीं बल्कि 112 हो गया जब तो है अभी मार्टिन लूथर किंग की किताब पढ़ रहा था। और मार्टिन लूथर की ऑटोबायोग्राफी है। जिस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया है और महात्मा गांधी के अहिंसा का जिस तरीके से प्रयोग किया है और जवाहरलाल नेहरू का जिस तरीके से नाम लिया, आप गौरव महसूस करते हैं। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हम इसलिए 5000 साल पुरानी सभ्यता है क्योंकि हमने कभी भी नैतिक और जिसे कहते हैं कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप देने से परहेज नहीं किया। अन्यथा तो जानवर भी खाना खाते हैं, इंसान अकेला है दुनिया के अंदर इस जिसे कहते हैं कि बायोस्फीयर में जो मॉरल स्टैंड लेता है। सही को सही, गलत को गलत कहता है, जानवर नहीं करता वैसा। ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा आपने की। बहुत समाज सरकार के लिए भी बहुत सारे मैसेज हैं। वैसे आपका सीना जो है 56 इंच से कम है नहीं। नहीं, मैं 56 इंच का रखना भी नहीं चाहता। बहुत धन्यवाद आपका कि जो बात आपने की है। मैं समझता हूँ कि सरकार में और जो देश में लोग बैठे हुए हैं इस बात पर ध्यान दें। वाकई बहुत ताकत वाली बात है कि नैतिक बल जो है हिंदुस्तान की भी ताकत है और इंसानियत की भी ताकत है, उस पर काम करना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।